नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। बालाघाट से लगा कान्हा नेशनल पार्क, जहां पर एक बाघ एवं 2 शावकों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग त्वरित कार्रवाई करते हुए उन बाघों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बता दें आपको कि यह जो मृत्यु बाघों की हुई है, इनमें ये दोनों बाघों की लड़ाई के बीच ऐसा हादसा हुआ, यह जानकारी सामने निकल के आ रही। आपको बता दें कि बालाघाट से लगे कान्हा टाइगर रिजर्व जो हाल ही में 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया, जो कि बारिश के चलते बंद कर दिया गया था, जहां सैलानियों को बाघ का दीदार आसानी से मिल जाता है। वहीं 2 अलग-अलग घटनाओं में बाघों की मृत्यु की सूचना पर सैलानियों में शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि 2 अलग-अलग स्थानों में बड़ी घटनाएं सामने आई, जिसमें वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और आवश्यक कदम उठाए। जहां कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि 2 मादा बाघ व 1 नर बाघ की मृत्यु हुई है, जिसमें मुंडी दादर बीट के कक्ष क्रमांक 119 वन परिक्षेत्र कान्हा के अंतर्गत हुई, जहां 2 मादा बाघ शावकों की मृत्यु पाई गई। स्थानीय हाथी गश्त दल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शावकों की मृत्यु नर बाघ के हमले के कारण हुई। वहीं घटना को सुरक्षित कर डॉग स्क्वाड की सहायता से छानबीन की गई और पोस्टमार्टम के बाद शव को भस्मीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी मृत्यु मुक्की परिक्षेत्र के अंतर्गत मवाला बीट के कक्ष क्रमांक 164 में हुई, जहां 1 नर बाघ की मृत्यु पाई गई। गश्ती दल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 1 नर बाघ पर दूसरे बाघ द्वारा हमला करते हुए देखा गया, जिसके कारण 1 नर बाघ की मृत्यु हो गई। घटना स्थल को सुरक्षित कर पोस्टमार्टम एवं शवदाह भस्मीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि वन विभाग लगातार इन घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज़ चैनल। उज्जैन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस समय आप देखेंगे कि जो लिफ्ट जो मरीजों के लिए लिफ्ट लगाई है ऊपर नीचे जाने के लिए, वो लिफ्ट कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई है। कई लिफ्ट जो है वो अटक के चल रही है, तो कई लिफ्ट है तो वो बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण जो मरीज जो यहाँ पर जिला अपना इलाज कराने के लिए जो उज्जैन ही नहीं उज्जैन के आसपास ग्रामीणों से जो मरीज पहुँचते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को कहना है कि जब लिफ्ट जो लगी है और हमें हमारी जो सुविधा के लिए जो हमको सुविधा के लिए लिफ्ट लगी है ऊपर जाने के लिए, पर हम वहाँ रुक ही नहीं पा रही लिफ्ट, हम कैसे जाए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो इलाज कराने की जो वार्ड बनाए गए हैं, वो वार्ड तीसरी और चौथी पे कहीं ना कहीं ज़्यादा वार्ड है, जो हड्डी वार्ड है, जो टिशू वार्ड है, इस प्रकार के वार्ड जो तीसरी और चौथी पर वार्ड है, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा तीसरी और चौथी पर काम पड़ रहा है जाने के लिए। पर लिफ्ट के कारण कई लोग परेशान हो रहे हैं। जो लिफ्ट चल रही है बहुत स्लो गति से चल रही है। कई बार तो लोगों को ये भी दर्द लग रहा है लिफ्ट में बैठने पे कि लिफ्ट से कोई हादसा ना हो जाए या कोई हादसा के शिकार हम ना हो जाए, इस बात की भी बात सामने आ रही है। पर इसको लेकर लगातार जो जिला अस्पताल के अधिकारी उनको भी अगवा करा है, पर उनका यूँ कहना है कि इसका जो अगर हमने शासन भोपाल में भेज दिया है, भोपाल से स्वीकृति मिलेगी, जैसे ही पैसे की स्वीकृति मिलती है उसके बाद इसको ठीक किया जाएगा। पर अभी तो फिलहाल में कहीं ना कहीं अस्पताल में 6 से अधिक लिफ्ट लगी हुई है और 6 में से मान के चले कि 3 लिफ्ट चालू है, 3 लिफ्ट अभी भी बंद है। पर वो जो 3 लिफ्ट चल रही है वो भी कहीं ना कहीं रुक चल रही है, तो बड़ी परेशानी का सामना जो इलाज कराने मरीज आए हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन के अंदर अस्पताल में बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में ये लिफ्ट की जा रही है, क्योंकि हमने जब इस बात को लेकर सीएमएचओ से जब चर्चा करी तो उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि हमने इसको टेंडर बनाकर स्वीकृति के लिए भोपाल फाइल भेज दी गई और आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार की परेशानी मरीजों को हो रही है, इसको स्वीकृति की जाए, जिससे हम जल्द से जल्द इसको सुधार लिया जाए। पर कहीं ना कहीं स्वीकृति अभी तक मिली नहीं है, उनको भेजा है, जल्द जब स्वीकृति मिलेगी तो अब ये देखना होगा कब ये लिफ्ट सुधर पाएगी। पर अभी तो फिलहाल में कहीं ना कहीं संभाग के जिला अस्पताल जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एशियन भारत के साथ खोजमा की रिपोर्ट, उज्जैन। का बच्चा इलाज के लिए कम से कम 2 घंटे संजय गांधी हॉस्पिटल में परिजन
इधर उधर लेके भटकते रहे और उसको इलाज नहीं मिल पाया। उस बच्चे को पन्ना जिले से रेफर किया गया था यहाँ के संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए, जहां पे उसको लाया गया और यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसे ये कहा गया कि आप उस पेशेंट को बर्न यूनिट ले जाएं। और जब उस पेशेंट को परिजन बर्न यूनिट लेके पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बोला जाता है कि ये बर्न यूनिट का केस नहीं है, आप उनको आकस्मिक विभाग लेके जाएं। जब वो आकस्मिक विभाग लेके पहुंचते हैं तो उनका ये कहना होता है वहां के डॉक्टरों का कि ये हमारे यहाँ का केस नहीं है, आप बर्न यूनिट पे भेजें। जब पेशेंट कम से कम 2 से 2.5 घंटे बच्चे को लेके इधर उधर भटक रहे थे, उसकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी। उसके बाद जब उसके परिजन काफी हताश हो गए तो बच्चा बाट के नीचे संजय गांधी जी की मूर्ति है, वहां पे वो बच्चे की रख के वहां पे उन्होंने 181 सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगाया और उसके बाद यहाँ का प्रशासन हरकत में आया और बच्चे को बच्चा वार्ड में एडमिट कर लिया गया। हालांकि वहां पे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और बच्चा वेंटिलेटर पर है। महोबा जिले के ननोरा गांव में 30 अगस्त को बिजली गिरी थी, जिसके चलते बच्चा घायल हो गया था, जिसके बाद महोबा जिला अस्पताल में बच्चे को एडमिट किया गया था, जहां से उसे बांदा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी तबीयत ठीक होने की बात कहकर उसे छुट्टी दे दी थी। जिसके बाद बच्चा अपनी नानी के घर पन्ना में था, अचानक तबीयत बिगड़ी और पन्ना के जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक पहले उसे बर्न वार्ड भेजा गया, जहां बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया गया। बाद में बच्चे को आकस्मिक विभाग 7 नंबर वार्ड में भेजा गया, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया। जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर खड़े रहे और मुख्यमंत्री ऑनलाइन में फोन कर वहीं से शिकायत की। तब जाकर 2 घंटे की देरी से बच्चे को किसी कदर वार्ड में भर्ती किया गया। तब तक उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, जो अब वेंटिलेटर पर है। मनीष साहू की उम्र महज 13 साल है, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, ये उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का गृह जिला भी है। जब इस तरह की उनके गृह जिला में ही लापरवाही हो रही है तो बाकी के जिलों में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, ये एक सोचने का विषय है। हालांकि जब हमारी बात हुई संजय गांधी अधीक्षक राहुल मिश्रा से हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और जो भी उसमें दोषी होगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एशियन रिपोर्टर के लिए रीवा से रहीम खान। नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर। आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज़ का खास बुलेटिन एशियन रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन सरकार जो है अब किसानों के हित के लिए काम कर रही है और उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी किसानों के हित में योजना बनाई है, वो है भावांतर योजना। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की गई है और ये 17 अक्टूबर तक अब किसानों को पंजीयन कराना होगा। इसी को चलते इसी योजना को लगातार क्रियान्वयन करने के लिए रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ने ट्रैक्टर और बाइक रैली की जो है हरी झंडी दिखाकर इस बाइक और ट्रैक्टर रैली को रवाना किया है। और ये बाइक और ट्रैक्टर रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू हुई और रायसेन के कृषि उपज मंडी पहुंची और वहां पर किसानों व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों और जो जानकार हैं कृषि से संबंधित उनके बीच बैठक भी हुई है। और उसका यही उद्देश्य है कि जो डॉक्टर मोहन सरकार ने भावांतर योजना चालू की है, किसानों को सीधा कैसा फ़ायदा हो। और मैं ये भी बता दूं कि न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य और जो रेट्स एमएसपी से कम जो दाम सोयाबीन के मिलेंगे उसका सीधी अंतर की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार करेगी और उसका सीधा भुगतान किसान के खाते में जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि किसानों के हित में ये जो है भावांतर योजना शुरू की है। इसी को क्रियान्वयन करने के लिए रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय से
ट्रैक्टर और बाइक रैली को जो है हरी झंडी दिखाकर इस जो रैली को जो है रवाना किया है। और ये सीधी जो रैली है बाइक और ट्रैक्टर रैली किसानों को जागरूक करने के लिए है। और सरकार का उद्देश्य है, सरकार का मकसद है कि किसानों के हित में जो योजना चालू की गई है भावांतर योजना, ये किसानों को कैसे हितकारी हो और कैसे किसानों को इसका सीधा लाभ हो। और चूँकि जो सोयाबीन उत्पादक किसान हैं उनके लिए ये भावांतर योजना चालू की गई है और आने वाली 17 अक्टूबर तक इसका पंजीयन कराना होगा और सीधा किसानों के खाते में ये राशि जाएगी। और भावांतर योजना का सरकार का यही मकसद है कि किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, कैसे किसानों को कृषि को फ़ायदे का सौदा हो। इसी के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने जो है भावांतर योजना शुरू की है। और इसी कड़ी में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी इस जो है हरी झंडी में जो है इस रैली में शामिल हुए और उन्होंने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और सीधे वो कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पहुँचे और वहाँ पर किसानों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो बैठक हुई है उनका सीधा यही उद्देश्य है किसानों को कैसे हित में कैसे किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसी के लिए भावांतर योजना शुरू की है और इसके सही क्रियान्वयन कैसे हो इसके लिए अभी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। और सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अब जो भावांतर योजना है हितकारी और लाभकारी साबित होगी। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। राजधानी भोपाल के वन विहार को लेकर एक घोषणा की गई थी। उस घोषणा में यह तय किया गया था कि 2 अक्टूबर के बाद वन विहार में किसी भी तरह की निजी, प्राइवेट या किसी भी प्रकार की पेट्रोल, डीजल या ईवी व्हीकल की अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिसको भी वन विहार में पर्यटन करना है उसको गेट पे अपनी गाड़ी लगानी है, पार्क करनी है और निर्धारित शुल्क दे करके 25 रुपये उसमें आपको शुल्क देना है एंट्री का और 60 रुपये देना है ई कार्ड का पेमेंट करना है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और वही ई कार्ड आपको पूरे वन विहार की सैर कराएगी। 11 से 12 स्थानों पर ई कार्ड का स्टॉपेज बनाया गया है जहां आप उतर करके वन्य जीवों को देख सकते हैं और वन्य जीवों को देखने के साथ साथ वहीं से आप अगली स्थान के लिए ई कार्ड पे बैठ करके आगे की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप गेट नंबर 2 से बैठते हैं तो वो ई कार्ड आपको गेट नंबर 1 तक लेके जाएगी और वहां से ही वही ई कार्ड या दूसरी ई कार्ड में आप बैठ करके वापस गेट नंबर 2 पे आ सकते हैं। लेकिन वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और ये हमने देखा कि वहां पर जितने वाहन थे वो सब बाहर पार्क थे, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। और इसके अलावा ईवी व्हीकल से आने वाले पर्यटकों को भी अपने वाहन को बाहर ही खड़े करके जाना पड़ रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के पीछे वन विभाग का तथ्य यह था कि लोग अपने निजी वाहनों से वहाँ वन विहार के अंदर जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं और जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जानवर परेशान होते हैं। इसके साथ ही साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वन विहार के अंदर अब नो व्हीकल जोन किया गया है। इसकी सत्यता परखने के लिए आज एशियन भारत की टीम वहां पहुंची थी और हमने पाया कि इस निर्णय पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के वाहन को अब वन विहार के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग ई कार्ड के माध्यम से ही पर्यटन कर रहे हैं। हाँ, कुछ साइकिलें जरूर वन विहार ने नई खरीद के यहाँ रखवा दी है कि यदि कोई पर्यटक साइकिलिंग करना चाहता है, साइकिल से वन विहार घूमना चाहता है तो वो उस साइकिल का उपयोग करके वन विहार के अंदर घूम सकता है। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया और उन्हीं के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन दमोह नगर पालिका के द्वारा उनको सलाखों के पीछे कैद कर दिया। दमोह में गांधी जयंती के ही दिन बापू को जालियों से ढक दिया जाता है। जिस बेतरतीब तरीके से गांधी जी की जालियों के अंदर किया गया, यह सब देखकर सभी अचंभित हैं। दरअसल सालों से दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा स्थापित है। दमोह में बनाए गए घंटाघर के अंदर आज़ादी के बाद गांधी प्रतिमा को विराजमान कराया गया। हर मौके पर लोग इस स्थल पर आकर गांधी जी को माल्यार्पण करने के साथ अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। लेकिन जब गांधी जयंती के दिन शहर के लोग यहां पहुंचे तो देखा कि घंटाघर पर स्थापित गांधी प्रतिमा को जालियों से ढक दिया गया। जिस तरह से ठीक प्रतिमा के सामने वाली जाली लगाई गई है उससे बापू की मूर्ति भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है और देखकर गांधीवादी लोग खासे चिंतित हैं। दरअसल ये सब गांधी प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर किया जाना बताया जा रहा है। नगर पालिका की देखरेख के जिम्मे वाले घंटाघर की हालत दयनीय होती जा रही है
और पुरानी ये इमारत जर्जर भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, प्रशासन का दावा है कि बीच शहर में होने के बाद भी गांधी प्रतिमा को सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से ये रेलिंग और जालियां यहां लगाई गई है। नगर पालिका के सीएमओ राजेंद्र सिंह के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर यह काम हुआ है और जल्दी ही घंटाघर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू होगा। बहरहाल प्रतिमा की सुरक्षा जरूरी है और इसकी जवाबदारी भी प्रशासन और पुलिस की है, लेकिन बीच शहर यदि जालियां लगाकर प्रतिमा की सुरक्षा की जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जरूर कटघरे में खड़ा होता है। सवाल यही है कि क्या शहर में हृदय स्थल भी सुरक्षित नहीं है? क्या इस तरह से जालियां लगाने से स्थल की खूबसूरती खत्म नहीं होगी? और क्या ये माना जाए कि प्रशासन इस प्रतिमा की सुरक्षा करने में अक्षम है? आज़ादी के बाद निर्मित हुए घंटाघर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति यहां पर प्रतीक चिन्ह के रूप में लगाई गई थी। जिला प्रशासन की माने तो यह बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर महात्मा गांधी के चारों ओर रेलिंग लगाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जब बीच चौराहे, बीच घंटाघर पर ही जिला प्रशासन महात्मा गांधी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो आम जनता का क्या होगा? गणेश अग्रवाल, एसीएन रिपोर्टर, दमोह। इंदौर के शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रशासन द्वारा लागू किए गए नए नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट व्यापारी लामबंद हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने इसके खिलाफ 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के अलग अलग संगठन इस हड़ताल में शामिल होंगे और अपना व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद रखेंगे। इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गई नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इंदौर में सोमवार से ट्रांसपोर्ट अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद करने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी आज घोषणा की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि माल बुकिंग हेतु नो एंट्री क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट संस्थानों पर न भेजे। बता दें कि एयरपोर्ट रोड पर हुए ट्रक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था। हादसे के बाद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि शहर में प्रवेश के 19 मार्गों पर भारी वाहनों के लिए दिन में सख्त नो एंट्री लागू कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ओनर्स के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों पर सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक नो एंट्री का प्रावधान भार वाहक वाहनों पर लागू किया गया है। संस्था द्वारा कुछ मार्गों पर की गई नो एंट्री का हर उचित प्लेटफॉर्म पर विरोध दर्ज किया गया। इंदौर शहर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। व्यापार की दृष्टि से इंदौर मध्य भारत का प्रमुख केंद्र है। लोहा मंडी क्षेत्र पार्सल गुड्स के परिवहन का एक बड़ा केंद्र है, जो इस नो एंट्री के व्यवधान के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जो समय पुलिस प्रशासन ने हमें उपलब्ध कराया है, उस समय अवधि में संस्था सदस्यों द्वारा संपूर्ण कार्य को पूरा करना असंभव प्रतीत हुआ है। हालांकि इस हड़ताल पर जाने से पहले ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। हालांकि यह बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यापारी अपनी मांगों का हल लिखित में चाहते हैं। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर। फिलहाल इसी रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।